हेलो, नमस्कार। टारगेट कोचिंग क्लासेस पंकज सोलंकी के चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हमारा रीड का एसएसटी का टॉपिक नंबर है मौर्य वंश। पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट एसएसटी का जो सिंधु सभ्यता का था उसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जरूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा है। कुछ आसान भाषा में नोट्स बना के आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो देखिए, मौर्य वंश की जो शुरुआत हुई थी उसमें किसका विशेष योगदान था। तो मौर्य वंश में किस प्रकार से मौर्य वंश ने हमें राजनीति के बारे में बताया, प्रशासन के बारे में और भारतीय संस्कृति में उसका क्या विशेष महत्व है, उसने क्या योगदान दिया। लगभग यदि बात की जाए 326 ईसा पूर्व की, तो उस समय मगध, जो कि वर्तमान में बिहार राज्य से है, उसका नाम प्राचीन काल में क्या था? मगध। यदि वंश की बात की जाए तो वंश का नाम था नंद वंश और राजा की यदि बात की जाए तो उस समय राजा था धनानंद। विशेषता में यदि देखा जाए तो नोट्स में हम देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद नाम का जो राजा था, जो कि उस समय अपने प्रजा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था, अपने ऐश्वर्य व भोग विलास में डूबा हुआ, आलसी प्रवृत्ति का और बुरा राजा भी इसे कहा जाता था। तो धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? अखिल भारतीय साम्राज्य की क्या की थी? इसने स्थापना की थी। अखिल भारतीय साम्राज्य की इसने क्या किया था? स्थापना की थी। और समय की यदि बात की जाए तो उस समय का समय था आपके 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। मगध साम्राज्य की यदि बात की जाए तो मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी उसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। पाटलिपुत्र का लैटिन भाषा में पोलिब्रोथा के नाम जो दिया था वो यूनानियों ने दिया था। यूनानी के लोग उन्होंने पोलिब्रोथा का नाम दिया था। यदि प्राचीन अभिलेख की बात की जाए, यानी कि प्राचीन अभिलेख जो था उसमें रुद्रमन के जो जूनागढ़ है उसके अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि प्राचीन अभिलेख में उसका किस प्रकार से था। और ब्राह्मी लिपि के नाम से वो अभिलेख लिखा हुआ था। 305 ईसा पूर्व यूनानी शासक जो यूनान से आया था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। यूनान का जो शासक था 305 ईसा पूर्व में, वो दक्षिण भारत की ओर से होता हुआ आया, तो सेल्यूकस निकेटर था। और सेल्यूकस को हराया था किसने? अशोक ने। जब सेल्यूकस हार गया था तब सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कौन सी थी? हेलेना। अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ कर दिया था? चंद्रगुप्त के साथ। हेलेना का सेल्यूकस की पुत्री थी और उसका विवाह, हेलेना का विवाह किससे हो गया था? चंद्रगुप्त मौर्य से हो गया। रचना की यदि बात की जाए तो इंडिका जो विशेष पुस्तक थी मेगिस्नीज ने लिखी थी, उसको अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के पास भेजा था। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। इंडिका नामक पुस्तक को मौर्य साम्राज्य का दर्पण कहा जाता है। यदि मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से कुछ पढ़ना हो और उसके बारे में क्या क्या उसकी
राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करना होता है, या उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन यापन चलता था, उस समय किस प्रकार की कला संस्कृति का विशेष महत्व था। तो ये सभी मेगास्थनीज ने क्या किया, इंडिका पुस्तक में लिखने का प्रयास किया और उसने लिखा था। मेगास्थनीज को इसका क्या कहा जाता है, पुस्तक रचयिता कौन सी, इंडिका पुस्तक का रचयिता कौन था, मेगास्थनीज। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछ लेते हैं कि बताइए मौर्य साम्राज्य का दर्पण किसे कहा जाता है। तो इंडिका पुस्तक को कहा जाता है। और इंडिका पुस्तक की रचयिता की यदि बात की जाए या इसका लेखक की बात की जाए तो मेगास्थनीज उस समय क्या था, इसका रचयिता था। कुछ तमिल ग्रंथ की यदि भी बात की जाए, तमिल ग्रंथ भी था। तमिल ग्रंथ दो थे, एहनानुरु और मूनानुरु से ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर भी क्या किया था, आक्रमण किया था। 298 ईसा पूर्व में जो मैसूर में कर्नाटक यानी कि जगह है जहाँ पे श्रवणबेलगोला नामक की जो जगह है, वहां पे अशोक ने अपना क्या कर दिया, शरीर का त्याग कर दिया 298 ईसा पूर्व। अब 298 ईसा पूर्व के बाद का जो समय है, यानी कि अशोक के जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो मौर्य सेना जो उस समय थी, उसकी विशेषता क्या थी, सबसे बड़ी सेना भी मानी जाती थी उस समय की। और उस सेना के इन्होंने 6 अंग बना रखे थे, जिनमें से प्रमुख थे हस्व, अस्थि, हस्ती मतलब जो हाथी की सेना, पैदल, नौसेना, रथ सेना और यातायात के कुछ साधन थे उस समय। जो आगे की यदि काल किया जाए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद का काल जो कि 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व चला था। और उस काल में चंद्रगुप्त का जो पुत्र था, जिसको यूनानियों ने नाम दिया था अभित्रोचेटस का नाम, या फिर दूसरे नाम से यदि उसका चंद्रगुप्त के बात की जाए तो उसे भद्रसार या सिंहसेन या सुरसेन, सिंहसेन ही है, कुछ जगह सुरसेन लिखा हुआ है, तो सिंहसेन कहा गया था। यूनानी राजदूत थे उस समय 2, एक सीरिया के थे, एक मिस्र के थे, जिनमें से डॉयमैक्स सीरिया के राजदूत माने जाते थे, जो कि यूनान से संबंधित है, और दूसरा था डायनोसियस, मिस्र के थे। डायमैक्स और डायनोसियस मिस्र और सीरिया से थे। ये भी उस समय क्या थे, राजदूत माने जाते थे यूनान के। मौर्य सम्राट के काल में ये क्या आए थे, भारत आए थे। यूनान के जो राजदूत थे वो मौर्य सम्राट के काल में ही भारत आए थे। अब आगे 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व की यदि बात की जाए, जिस समय राज्य पर जो सम्राट बैठा था मौर्य वंश में, वो उसका नाम था अशोक। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन के नाम से भी जाना जाता था। राजा बनने से पूर्व अशोक किस नगरी का शासक था, उज्जैन नगरी का। यदि राज्याभिषेक की बात की जाए तो अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे इसकी यदि अशोक को कुछ उपाधि के नाम से भी जाना जाता था, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, अशोक की उपाधि में उसे किस नाम से जाना जाता था। तो देवाना प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी के नाम से इसे जाना जाता था। यदि अशोक के समय का विशेष आक्रमण या युद्ध के बारे में बात की जाए तो उस समय कलिंग विश्व युद्ध भी बोल सकते हैं ऐसे, या कलिंग का एक युद्ध जो कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता था, और इस पर अशोक ने कलिंग पर किया था। यानी कि हाथियों का एक कुछ बड़ा विशाल रूप में युद्ध होता था और यह अशोक ने किया था। कलिंग आक्रमण की यदि बात की जाए तो 8वें वर्ष में या फिर 261 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। और अभिलेख की यदि बात की जाए तो अभिलेख उस समय रूमिनदेई अभिलेख था, जो कि ये क्या था, भूमिकर के बारे में जानकारी देता था। पत्नी की यदि बात की जाए तो अशोक की पत्नी का नाम देवी या वेदिस कहा जाता था, जो कि वेदिस महारानी के नाम से भी इसे जानते थे।
और पुत्री की यदि बात की जाए तो पुत्री का नाम, अशोक की पुत्री का नाम था संमित्रा, और पुत्र की यदि बात की जाए तो महेंद्र, महेंद्र के नाम से भी इसे जाना जाता था। मैगजीनीज के अनुसार मौर्य काल में दास प्रथा बिल्कुल भी नहीं थी। मैगजीनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में यह भी दर्शाया था कि मौर्य काल एक सुसज्जित और सभी धर्मों का सम्मान करने वाला, और मौर्य काल में दास प्रथा की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य ने भारतीय संस्कृति को क्या दिया था? उस समय भारतीय संस्कृति की विशेषता के आधार पर उसने क्या क्या अपना प्रचार प्रसार बढ़ाया था? तो धर्म की यदि बात की जाए तो उस समय धर्म, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, या फिर ये जो अपना सबसे बड़ा हिंदू धर्म है सनातन धर्म की बात की जाए तो उस समय सभी धर्मों का आदर किया जाता था, सहिष्णुता पाई जाती थी। राजमहल निर्माण की यदि बात की जाए मौर्य काल में तो विश्व में, या फिर उस समय में यदि बात की जाए तो लकड़ी का जो महल बनाया था वो सबसे फेमस महल माना जाता था, और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ये हुआ था। और उस महल का यदि नाम की बात की जाए तो उस महल का नाम था सुंगांग, ये भी आपका फेमस है, जो कि लकड़ी का बना हुआ था। स्तंभ निर्माण की यदि बात की जाए तो सारनाथ स्तंभ, जो कि 4 सिंह यानी कि शेर पे है, और वर्तमान में ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्तंभ चिन्ह है, जिसका विशेष महत्व है भारत में। कला में एक ही पत्थर पर कारीगरी करते थे, स्तंभ बनाते थे, स्तंभ निर्माण करते थे, और लाल बलुआ पत्थर के उपयोग जो कि पॉलिशदार होते थे। ईरानी कला से प्रभावित हुए थे ये मौर्य साम्राज्य वाले, इन्होंने वहीं से देखकर, लेकिन ये क्या थे, ईरानी कला से कुछ हिंदुत्व या कुछ अपने धर्म की उस पर निकासी करवाई, जिसके कारण इसे भिन्न कहा गया। गुफा की बात की जाए तो गुफा निर्माण में बिहार के गुआ जिले में गुफा और बराबर की कुछ पहाड़ियां थी, जिनमें से प्रमुख कर्ण, सुदामा चौपड़ और शिव चौपड़ी मानी जाती है। स्तूप निर्माण की यदि बात की जाए तो स्तूप का अर्थ होता है ढेर। स्तूप का वर्णन ऋग्वेद से प्राप्त होता है। शांति व सारनाथ के स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा ही करवाया गया था। विशेषता की यदि बात की जाए तो पिपरवा का स्तूप सबसे पुराना एवं प्राचीन माना जाता है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पुराना स्तूप का नाम क्या है, तो आप बताएंगे पिपरवा का स्तूप सबसे प्राचीन माना जाता है। नेक्स्ट, यदि मूर्ति निर्माण की बात की जाए तो अधिकांश मूर्तियां पशुओं के स्तंभों पर मिलती है। तंवरधारिणी स्त्री की मूर्ति, जो कि फिलहाल दीदारगंज में यानी कि पटना में स्थित है, और यक्ष की मूर्ति परखम पटना व अन्य दिगंबर आदि की मूर्ति का विशेष देखा गया है। अर्थशास्त्र की यदि बात की जाए तो सबसे विश्व में सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध रचयिता जो कि विष्णुगुप्त कौटिल्य या चाणक्य के नाम से जाना जाता है। चाणक्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना अखिल भारतीय संस्कृति समाज में विशेष योगदान दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा और दीक्षा देकर उसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने का विशेष महत्व और विशेष योगदान उन्हीं का माना जाता है। भारत का मैकियावली विषय की यदि बात की जाए तो राजनीतिक व लोक प्रशासन था, जिसमें 15 अधिकरण माने जाते हैं, 180 प्रकरण माने जाते हैं, विशेष टॉपिक विषय कहते हैं, और 4000 श्लोक इसमें है। ठीक है। और प्रकाशित की यदि बात की जाए तो अर्थशास्त्र 1909 में संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और 1909 के बाद 1915 जब था तब उसे अंग्रेजी भाषा में इसे ट्रांसलेट किया गया था। शब्दावली की यदि बात करें तो कुछ विशेष संस्कृति के आधार पर इन्हें नाम दिए गए थे, शब्दावली के नाम से उस समय जाने जाते थे। उस समय मोक्ष किसे माना जाता था? मोक्ष का अर्थ होता था तलाक, यानी कि उसे पूर्ण रूप से अपने से पदच्युत यानी कि उसे हटा दिया जाता था या उसे मुक्त कर दिया जाता था, उसे तलाक नाम से जाना जाता था। अहितक शब्द का उस समय शब्दावली में प्रयोग होता था। अहितक का अर्थ होता था दास यानी कि सेवक। पौली प्रथा क्या थी ये बताया था। पौली प्रथा पाटलिपुत्र
यानी कि जो कि राजधानी थी उसकी, और इसे यूनानी किस नाम से जाना जाते थे? पोलिप्रथा। उस समय वार्ता का अर्थ होता था कृषि, पशुपालन, व्यापार व वाणिज्य का समागम, यानी कि चारों चीजों का, कृषि करना, पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य को समागम वार्ता नाम से संबोधित करते थे। रूपा जीवा का अर्थ था वेश्यावर्ती स्त्री, जो कि उस समय गुप्तचरी का भी कार्य करती थी। निष्क शब्द का उपयोग, निष्क का अर्थ होता था सोने का सिक्का, यानी कि जब राजा किसी को मुद्रा आदान और करते थे, प्रदान करते थे, तो उस समय भाषा के रूप में निष्क का उपयोग किया जाता था कि भाई इसे इस निष्क इतनी मुद्राएं दे दी जाए। कर्षार्पण, निष्क का अर्थ सोने का और कर्षार्पण का अर्थ होता है चांदी का सिक्का। कांकणी शब्द का उपयोग उस समय शब्दावली में तांबे के सिक्के के लिए किया जाता था। तो कुछ ये तीनों विशेष है, निष्क, कर्षार्पण और कांकणी। उसके बाद में पण, प्रचलित विनिमय का माध्यम, यानी कि उस समय जो प्रचलित विनिमय, जिसे आज की भाषा में हम बैंक कहते हैं, तो उस समय प्रचलित विनिमय का साधन होता था। पंकोदक सनिरोध, यानी कि उस समय जो सड़कों पर कीचड़ फैलाने का कार्य कुछ कर देते थे या गंदगी उस समय करते थे, तो आज से इतने वर्ष पूर्व भी मौर्य साम्राज्य में इसका भी दंडनीय अपराध माना जाता था। यानी कि जिसने ये सड़क पर कीचड़ या गंदगी फैला दिया तो उसके ऊपर एक कर लगाया जाता था, उस कर को पंकोदक सनिरोध कहा जाता था। फिर है गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष का अर्थ होता था गुप्तचर, जो कि विशेष वहां राजा और प्रजा के अपने गुप्त का काम करते थे, उनकी बारे में, राज का बारे में पता लगाते थे, और कुछ विशेष योग्य जन गूढ़ पुरुष बनते थे। श्रेणी क्रम की यदि बात की जाए तो शिल्पकार व व्यापारियों का संबंध से रखते थे, जो कि श्रेणी क्रम के अंतर्गत आते थे। बंदरगाह की यदि बात करें तो पूर्वी तट में ताम्रलिपि व भृंगुकच्छ, ये दो बंदरगाह विशेष माने जाते हैं। नेक्स्ट, सेतुबंध, सिंचाई हेतु प्रयुक्त शब्द होता था, यानी कि जिसे कहते थे सेतुबंध का प्रयोग किया जाए। उदय भाग, यानी कि सिंचाई पर जो कर लगाया जाता था उसे। विष्टि का अर्थ होता था बेगार कर जो लगाया जाता था। बलि एक प्रकार का भू राजस्व होता था, जिसमें बलि। फिरने का अर्थ होता नगद कर, और प्रणय का अर्थ होता था आपातकालीन कर। तो इसी प्रकार से हमने मौर्य वंश की जो भारतीय संस्कृति में देन थी उसके बारे में अध्ययन किया। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आपको ये कैसे लगा नोट्स इसके बारे में कमेंट करें। धन्यवाद।